आपके यहाँ तो पहली क्लास है ना? थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड है? पहली है। सेकंड इसका मतलब उस बैच में, उस बैच में करा दिया है पहली क्लास कल। हाँ भाई, देखो बच्चों, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर लिया है। केमिकल काइनेटिक्स का एमपीएस और आरपीएस आज आपको डाल दिया जाएगा उस पे। उस पे तो पढ़ाई है बैच पे, जिसको करना है बैच से करता ही रहे, मगर टेलीग्राम चैनल पे भी आज डाल दिया जाएगा। मैंने सुबह सुबह मैसेज किया है कि अब तो दे दो, क्योंकि कल सब लोग छुट्टी पे थे। ठीक है, जितने भी ऑफिस के लोग होते हैं, तो कल परसों सब लोग छुट्टी पे थे। सिर्फ 2 लोग छुट्टी पे नहीं थे, एक आप और एक हम, है ना? हाँ, मतलब टीचर और बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो टीचर छुट्टी पे नहीं थे और हम नहीं थे। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोगों का काम है सही समय पे सही काम करना, और उनकी भी मजबूरी रहती है बेचारों को कि पूरा सैटरडे ऑफ था कब? हाँ, अच्छा सैटरडे ऑफ रहता था। अच्छा, कॉर्पोरेट लुक हो गया था। हम्म, हाँ चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। निकलेगा कैसे? आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाओ। नया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में कुछ बता दूं आप लोगों को। देखो बच्चों, 8 नंबर से लेके 12 नंबर तक पेपर में मिलेगा। मतलब या तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे या 3 मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। हाँ बेटे, हाँ गलत होगा तो 15 नंबर कटेगा। हाँ बेटे, तो देखो, कोशिश आपको ये करनी है कि इस चैप्टर पर भी आप कमांड बना सको। फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के आसपास हर चैप्टर से, किसी से 3 आएंगे, किसी से 2 या 1 आ जाएगा। ठीक है, मगर हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। ऑन इन एवरेज 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से रहेगा, क्योंकि 9 चैप्टर है और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 9 दूनी 18 होता है। इसका मतलब कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जिनसे 3 आएंगे, और किसी किसी से 4 टिपक गए, तब किसी एक से 1 आएगा। तो ऑन इन एवरेज 2 का रेशियो तो आप रख ही लो। थर्मोडायनेमिक्स बड़ा चैप्टर भी है, अच्छा चैप्टर भी है, तो 3 आते हैं। एक क्वेश्चन आउट होता है थर्मोकेमिस्ट्री से, एक क्वेश्चन आउट होता है इंथैल्पी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी। ये 3 हेडिंग को मिलाकर एक क्वेश्चन आता है। कभी वो इंथैल्पी से आता है, कभी फर्स्ट क्लास से आता है, कभी इंटरनल एनर्जी से आता है। एक क्वेश्चन यहां से आउट है। बचा हुआ एक क्वेश्चन कहां से आएगा हमें भी नहीं पता, वो रैंडम आता रहता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अपने कमांड पे ले। इजी है, मगर इसमें टफ क्या है मैं बता देता हूं। इसी वजह से बच्चों को भी टेंशन रहता है, टीचरों को भी टेंशन रहता है कि हाँ भाई, टीचरों को भी टेंशन होता है कि यार इसको डील कैसे करें, क्योंकि इसमें 2 चीजें लगती हैं। पहली बात, थर्मोडायनेमिक्स के लिए फिजिक्स आनी चाहिए, तो वो तुम्हें आती है, टीचर को ना आती हो, मगर तुम्हें आती है, क्योंकि तुम लोग फिजिक्स पढ़ते रहते हो, टीचर भूल जाता है। तो फिजिक्स आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि फिजिक्स का यूज होता रहता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता, मगर समझाने में होता है, क्योंकि जब आपके दिमाग में क्लियरिटी होगी तभी तो हम आपको क्लियर कर पाएंगे। हमारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं है तो हम तुमको कैसे क्लियर करेंगे। दूसरा, इसमें इतने टर्म है कि यार बच्चा भूल जाता है। किसी चैप्टर में 15 टर्म होते हैं, 16 टर्म होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। इसमें तुम्हें मिलेंगे 35, 40, 50 टर्म। तो यार एक टर्म याद रखता है तब तक तुम दूसरा बता देते हो, दूसरा याद रखता है तुम तीसरा बता देते हो। तो 4-5 टर्म बाद वो भूल जाता है कि यार पहला वाला क्या था, दूसरा वाला क्या है, पहले वाले की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या पॉइंट है, दूसरे वाले की क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरे के क्या पॉइंट है, सब मिक्सचर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं।
तो आपको जब तक थर्मोडायनेमिक्स चले आप अपनी नोटबुक को रिवाइज करते रहो, जैसे आपको टर्म याद रहे, समझ में सब कुछ आएगा, मेरी गारंटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर भी पाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। मगर पढ़ने का तरीका हर चैप्टर का अलग अलग है। इसके तरीके में बस इतना सा ऐड है कि आप नोटबुक को डेली रिवाइज करके बैठ जाओ। जब भी क्लास हो, जैसे आज क्लास है, अब कल होगी, तो जब 5-6 मिनट 10 मिनट का जो भी ब्रेक होता है उसमें आप रिवाइज करके बैठ जाओ कि हाँ भाई हमने पुराने टर्म रिवाइज कर लिए। मुझे तो याद होंगे, क्यों? क्योंकि यार 20 साल से काम कर रहा हूं इसलिए याद है। ऐसा नहीं कि कोई टैलेंटेड हूं इसलिए याद है, 20 साल से कर रहा हूं इसलिए याद है। मगर बच्चा तो बेचारा 6 महीने से कर रहा है, ऊपर से फिजिक्स भी कर रहा है, केमिस्ट्री भी कर रहा है, जूलॉजी भी कर रहा है, बॉटनी भी कर रहा है, तो वो इतनी जल्दी कैसे याद रख पाए? उसको तो डेली हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को रिवीजन मस्ट होगा कि आप रिवीजन करते रहें। अब हम चलते हैं चैप्टर के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब चेंज। हीट के चेंज के बारे में पढ़ना है, मतलब एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्रिएट तो कर नहीं पाओगे, डिस्ट्रॉय कर नहीं पाओगे, तो चेंज के बारे में ही पढ़ोगे। तो हीट और एनर्जी के चेंज के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो अब चलो इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसकी टर्मोलॉजी। अब देखो इसकी टर्मोलॉजी में क्या क्या टर्म है और कैसे कैसे आपको करना है, इस बात को जरा हम देखते हैं और समझते हैं। टर्मोलॉजी में सबसे पहले टर्म है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो हाँ बेटे, एक्चुअल में इसमें टॉपिक वाली लिस्ट इसलिए नहीं बनाई, बहुत लंबी लिस्ट है। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, फिर आया टाइप ऑफ सिस्टम, फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है, प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इतने सारे टर्म आ जाते हैं। तो वो लिस्ट ही बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए वो लिस्ट हटा दी है, क्योंकि वो फुल लिस्ट 3-4 पेज में आएगी और उतने पॉइंट देख के तुम लोग डरोगे भी, अच्छा इतने सारे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें वो लिस्ट नहीं बनाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, बाकी सब में क्या है, टर्म छोटे हैं, कम है, इसमें बहुत सारे हैं, छोटे 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 बहुत सारे होते हैं, और सबकी अपनी अलग मीनिंग है, और कुछ नहीं है चैप्टर में। इसी वजह से बच्चों को और टीचरों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। हम लोग तो बहुत सारे डेमो लेते हैं ना, तो देखते हैं कि टीचर फंसते किस जगह है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से पढ़ते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है। इन्होंने बताया कि यार यूनिवर्स में सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं। जितना बड़ा भी यूनिवर्स है, जो भी आप देख पाते हो सुन पाते हो, उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, इतने लोग नहीं है जितने लोग दिख रहे हैं, मात्र 2 लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि यार जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं। एक का नाम उन्होंने रख दिया सिस्टम, जैसे एक का नाम ईलू, एक का नाम टीलू, है ना। तो इसी तरह से एक का नाम है सिस्टम और एक का नाम है सराउंडिंग, बस 2 लोग हैं। अब बताओ जब 2 लोग हैं तो जो कुछ भी हो रहा होगा उन्हीं 2 के बीच में तो होगा, क्योंकि तीसरा कोई है ही नहीं। तो लेना देना, प्यार मोहब्बत, लड़ाई दंगा, जो कुछ भी है उन्हीं के बीच में है ना, है कि नहीं। तो एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। यदि मैं कह रहा हूं कि सिस्टम को हीट मिल रही है, तो नो डाउट दे कौन रहा होगा, कोई है ही नहीं, तो सराउंडिंग ही दे रहा होगा, है कि नहीं। सिस्टम ने हीट रिलीज की, अब हीट रिलीज की तो कोई तो ले ही रहा होगा, तो वो कोई कौन होगा, सराउंडिंग, क्योंकि दुनिया में 2 ही लोग हैं, है ना। तो पूरे यूनिवर्स में 2 लोग हैं, तो दिमाग में बैठा लो कि 2 ही है, इसका मतलब एक दे रहा होगा तो दूसरा ले रहा होगा, क्योंकि तुम चिल्ला चिल्ला के बोल के आए हो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब एक ले रहा है तो एक दे रहा होगा, है कि नहीं। तो पहला पॉइंट हुआ कि यूनिवर्स में 2 लोग हैं, एक का नाम है सिस्टम, एक का नाम है सराउंडिंग। तो लोगों ने कहा किसको कहेंगे सिस्टम और किसको कहेंगे सराउंडिंग। ये बात तो ठीक कह दी आपने कि यूनिवर्स में 2 है, मगर हमको कैसे पता चलेगा 2 में से कौन। भाई जैसे आपने कहा यूनिवर्स में 2 लोग पाए जाते हैं, अब उसमें से लड़का कौन है लड़की कौन है हमको कैसे पता चलेगा, तो कुछ प्रॉपर्टी बताओगे तभी तो पता चलेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से बोला गया कि यूनिवर्स में 2 लोग हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, मगर हमको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम किसको बोले, हमको कैसे पता चलेगा कि सराउंडिंग किसको बोले। तो उन्होंने डिफिनीशन बनाई। अब देखो सिस्टम की डिफिनीशन क्या बनाई, इनका कहना है यूनिवर्स का वो पोर्शन, पूरे यूनिवर्स का
वो पोर्शन जिसकी किसी प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करते हो, बताते हो, डिटरमाइन करते हो, उसको सिस्टम कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये पेन 10 सेंटीमीटर का है, तो मैंने इसकी क्या कैलकुलेट की, लेंथ, इसकी कैलकुलेट की है ना, तो ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया। यूनिवर्स का वो पोर्शन का मतलब वो कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसकी किसी प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करते हो या कोई प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देते हो, उसको सिस्टम बोलते हैं। जैसे कह दिया गया कि यार सर्वेश दीक्षित का वेट 72 केजी है, तो किसका वेट बताया गया, मेरा बताया गया, तो मैं सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी एक प्रॉपर्टी डिस्कस की गई कि हाँ यार इनका वेट 72 केजी है, तो मैं सिस्टम हो गया। किसी ने बताया कि यार ऐसा है कि इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस रूम में क्या है, गैस, इसका मतलब गैस सिस्टम हो गया, क्योंकि तुमने गैस का टेम्परेचर बता दिया कि गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इन्होंने कहा सिस्टम क्या है, तो सिस्टम वो यूनिवर्सल पोर्शन है जिसकी किसी प्रॉपर्टी को तुम डिस्कस करते हो, जिसकी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो या किसी प्रॉपर्टी को बताते हो। अब साइंस की लैंग्वेज चिपकेगी तो थोड़ा सा माहौल बना के लिखेंगे डरावना टाइप का। देखो, any specified portion of universe under investigation is called system and rest of the universe is called surrounding। अब दो लोग हैं, तो जिसकी प्रॉपर्टी बताई वो सिस्टम हो गया, इसको छोड़कर जो कुछ भी है वो सारा सराउंडिंग है। यदि मैं कहता हूं कि यार पानी जो है, इस पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो सिस्टम कौन है, पानी की बॉटल, पानी। आपने डेंसिटी पानी की बताई है, बोतल की थोड़ी बताई है कि नहीं? तो पानी हमारा क्या होगा, सिस्टम। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। हम कहते हैं कि यार इस पानी का कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml है, तो इसका मतलब पानी क्या है, सिस्टम, क्योंकि आपने इसके बारे में बताया है। और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में दो ही लोग हैं, तीसरा कोई है ही नहीं, है ना? तो रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग। तो बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन दो आप। तो मैंने कहा भाई ठीक है, बच्चों की डिमांड पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा। मैंने कहा देखो ये एक गिलास है, अब इस गिलास में मैंने पानी भर दिया, ये देखिए ऐसे पानी भरा, ऐसे। मैंने आपसे पूछा, गौर सुनिएगा, ये वाटर है, ये हमारा ग्लास है, और ये हमारी एयर है। ओपन ग्लास है ना, जैसे घर में होता है। अब ये हमारी एयर है। मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.5 mm, फाइंड आउट सिस्टम इन above figure। A glass, B air, C water, D all। तो आप अब किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वाटर के बारे में। कंसंट्रेशन किसका बता रहे हो, वाटर का बता रहे हो। तो वाटर हमारा क्या हो गया, सिस्टम, है ना, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी, वाटर के बारे में, है कि नहीं? तो वाटर हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम की डिफिनीशन हम समझ पा रहे हैं कि सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसकी कोई प्रॉपर्टी निकालोगे उसको नाम देंगे सिस्टम, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को नाम देंगे सराउंडिंग। अच्छा, अब जरा देखो एक और टर्म आया, बाउंड्री। द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट separates the system from its surrounding is called boundary। सिस्टम और सराउंडिंग को जो रियल या इमेजिनरी सरफेस सेपरेट करता है उसको बाउंड्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस कैमरे और मेरे बीच में देखो सेपरेशन है, कैमरा मुझे नहीं टच कर रहा, मैं कैमरे को नहीं टच कर रहा, तो सेपरेशन तो ही है।
मगर वो सेपरेशन आपको दिख नहीं रहा है, एयर का सेपरेशन है ना। तो ये क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री है। अब इस रूम और उस रूम में भी सेपरेशन है, मगर ये जो वॉल है ये दिख रही है, रियल बाउंड्री है। पानी हमको टच नहीं कर रहा है ना, पानी हमको टच नहीं कर रहा है, मगर सेपरेशन किसका है, इस वॉल का है, और ये वॉल आपको दिख रही है, तो ये रियल बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। पानी और पूरी दुनिया के बीच में ये वॉल लगी है, तो ये हमारा क्या है, बाउंड्री है। ये इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे कोई नहीं टच कर रहा है, आप में से कोई नहीं टच कर रहा, बोर्ड भी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेपरेशन है। मगर ये इमेजिनरी बाउंड्री है, मेरे चारों ओर एयर की बाउंड्री है ना, जिसकी वजह से सेपरेशन है। तो बाउंड्री क्या है, बाउंड्री एक ऐसा सरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। अब बाउंड्री में हमें कौन सी बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी चाहिए, वो ये देखो, बाउंड्री जो है दो तरह की है, बाउंड्री जो है हमारी दो तरह की है। एक एक बाउंड्री है हमारी कंडक्टर, और एक इंसुलेटर। कंडक्टर बाउंड्री किसको कहते हैं, जो एनर्जी का ट्रांसफर करेगी। अब ट्रांसफर टर्म आया तो किसके बीच में होगा, दो ही लोग हैं, तो ट्रांसफर हो किसके बीच में रहा होगा, सिस्टम सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम। तो कंडक्टर बाउंड्री क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इसका मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। अब जब हो रहा है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अच्छा, इंसुलेटर, हाँ वेरी गुड, एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब हीट का ट्रांसफर दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, ना तो हीट आ रही है ना हीट जा रही है, तो Q की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारा फोकस इस जगह पे होना चाहिए। देखो ये सबको आता है, इतने बड़े हो आपको पता है, मुझे पता है कि ये सारी बातें आपको आती है कि कंडक्टर का मतलब हीट का ट्रांसफर होगा, इंसुलेटर का मतलब नहीं होगा। मगर ये डिफिनीशन फॉर्म में आ रहा है, इससे पता क्या चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर हीट 0 नहीं होगी और यहां पर हीट 0 होगी। हाँ, ये जिसका कौन है, मतलब ये अभी कोई क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा है, आप बस 15 मिनट वेट करो, ठीक है, आपके टर्म पे वापस आऊंगा, मतलब आपके क्वेश्चन के जवाब 15 मिनट में दूंगा, 15 मिनट में वो टॉपिक आ जाएगा। तो जरा देखो, यदि हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कंडक्टर बाउंड्री, और हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो इंसुलेटर बाउंड्री। हीट का ट्रांसफर ना होने का मतलब Q की वैल्यू 0 है, और हीट का ट्रांसफर होने का मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा अभी फ्यूचर में डिस्कशन आएगा। तो बाउंड्री दो तरह की है, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर। यदि किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि यार गैस इंसुलेटर बाउंड्री पे है, कंडक्टर इंसुलेटर वॉल का बना हुआ है, तो तुरंत तुम Q इक्वल टू 0 छाप दो, तुम तुरंत Q इक्वल टू 0 छाप दो, तुम ये मान के चलते हो अच्छा इसका मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। मगर वो कह रहा है कि Q की वैल्यू 0 है, ये लिखो, जान हम दोनों लोग सेम बात रहे, मगर वो कह रहा है कि Q इक्वल टू 0 लिखो, हम कह रहे हैं कि अच्छा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो आप Q इक्वल टू 0 लिखो, इसका मतलब Q की वैल्यू वहां पर 0 है, यदि बाउंड्री इंसुलेटर है। कंडक्टर है तो इसका मतलब Q इक्वल टू 0 नहीं है। दो बातें आई। अब देखो, तो हमने बोला कि यार सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों ने कहा सर यूनिवर्सल
यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसकी कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करते हो वो सिस्टम, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग। उन दोनों को जो सेपरेट कर रहा होगा वो बाउंड्री। बाउंड्री कंडक्टर भी हो सकती है, बाउंड्री इंसुलेटर भी हो सकती है। कंडक्टर है तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 और इंसुलेटर है तो Q इक्वल टू 0। इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। तो बच्चों ने कहा सर एक आध एग्जांपल और दोगे? मैंने कहा दे देंगे। मैंने कहा भाई दे देते, एक और एग्जांपल दे देते। आपने क्या किया कि गौर सुनिएगा कि आपने किया क्या है। आपने एक कंटेनर में गैस ले रखी है। मैंने कहा इस गैस का प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। मैंने कहा 10 लीटर का एक कंटेनर है, 10 लीटर लोहे का एक कंटेनर है जिसमें 2 मोल गैस ले रखी है, और उस गैस के प्रेशर को हम लोगों ने मेजर किया है तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया है। अब बताओ इसमें सिस्टम कौन है? कंटेनर, गैस, ठीक है, या फिर दोनों? गैस होगी क्योंकि आपने किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की? गैस की, है ना। तो गैस हमारा क्या है? सिस्टम है। तो इसका मतलब तुम सिस्टम पकड़ लोगे कि सिस्टम कौन है, और सिस्टम को छोड़ने के बाद सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा? बाउंड्री। अब देखो बात आती है टाइप ऑफ सिस्टम कि कितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन बताऊंगा अभी 5-10 मिनट बाद, वो डिस्कस करना है ना, तो उस जगह पे डिस्कस कर दूंगा। तो देखो जरा टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का क्लासिफिकेशन, गौर सुनिए, सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो मास और एनर्जी के बेसिस पे किया गया है। गौर सुनिए, सिस्टम का क्लासिफिकेशन मास और एनर्जी के बेसिस पे किया गया। अभी छापो नहीं, पहले समझ लो कि जो दिमाग में सेट करना है वो छोटी सी बात सेट करनी है। लिखा तो बहुत सारा रहता है, वो घुमा फिरा के अपना साइंस की लैंग्वेज चिपकाते हैं। हमें अपनी बेसिक लैंग्वेज में सेट करना है। सिस्टम का क्लासिफिकेशन मास और एनर्जी के बेसिस पे किया गया है। अब देखो, जब दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, अब जैसे मैंने कहा दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, किसके किसके बीच में हो रहे होंगे? सिस्टम और सराउंडिंग। भाई दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं तो किसके बीच में ट्रांसफर हो रहा होगा? सिस्टम और सराउंडिंग, कोई और है नहीं। तो यदि मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहा है तो ओपन सिस्टम। मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी हो रहा है। अब ट्रांसफर हो रहा है तो किसके बीच में हो रहा होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्यों? दुनिया में कोई और है नहीं, दुनिया में कोई और है नहीं। तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो ओपन। अच्छा, सिर्फ एनर्जी का हो रहा है तो क्लोज। यदि सिस्टम क्लोज है तो मास कैसे बाहर निकल पाएगा? आप चेक करो, इस बॉटल को ले, अब ये ठंडी गर्म होती रहती है तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर है। मगर ये 1 लीटर है, आज से 10 साल बाद भी 1 ही लीटर की रहेगी, इसका मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और यही मैं बॉटल खोल के रख दूं तो अब दोनों ट्रांसफर होगा। आप इसको घर में रख दो, धीरे धीरे पानी उड़ता रहेगा, लेवल कम हो जाएगा। तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी हो रहा है। तो अब ये ओपन सिस्टम में आ गया। बंद है तो क्लोज सिस्टम में चला गया। तो हम मास और एनर्जी के बेसिस पे क्या करते हैं? या तो दोनों ट्रांसफर होंगे, या एनर्जी ट्रांसफर होगी, या दोनों ट्रांसफर नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी 4 है, मैथ के हिसाब से 4 पॉसिबिलिटी है। दोनों ट्रांसफर हुए, एनर्जी ट्रांसफर हुई, सिर्फ मास ट्रांसफर हुआ, और दोनों नहीं हुए। समझ गया मैं तुम्हारा क्वेश्चन? बता रहा हूं। हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूं कि मैथमेटिकली 4 पॉसिबिलिटी है। दोनों ट्रांसफर हो, या सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो, या सिर्फ मास ट्रांसफर हो, या दोनों ना हो। यही 4 पॉसिबिलिटी है। इसमें से जब दोनों ट्रांसफर होता है तो ओपन बोलते हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही क्लोज बोलते हैं, दोनों ट्रांसफर नहीं हो रहा है आइसोलेटेड बोलते हैं। अब सिर्फ मास ट्रांसफर हो ऐसा सिस्टम अभी हमें मिला नहीं है, नॉट पॉसिबल या नॉट डिस्कस। क्योंकि यदि मास ट्रांसफर हुआ तो एनर्जी ट्रांसफर होगी इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मैथमेटिकली 4 पॉसिबिलिटी है,
भाई हमारे पास दो वेरिएबल है, मास और एनर्जी, दोनों ट्रांसफर हो गए, मास ट्रांसफर हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, दोनों ट्रांसफर नहीं हुए, तो मैथमेटिकली चार पॉसिबिलिटी है, मगर एक पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मास का ट्रांसफर। इसी वजह से आप तीन सिस्टम पढ़ते हो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। चौथा सिस्टम पॉसिबल है मगर उसका एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, मैथमेटिकली पॉसिबल है, पेन कॉपी पे हम लिख सकते हैं, मगर एग्जाम्पल रियल लाइफ में हमारे पास नहीं आएगा। तो जरा देखो, ओपन सिस्टम जब मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो, क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो, आइसोलेटेड सिस्टम जब दोनों का ट्रांसफर ना हो। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि डिफिनीशन तो बच्चों को आ जाती है, इनके इनकी डिफिनीशन पे इतना दिक्कत नहीं है, बच्चा पकड़ ही लेता है, मगर प्रॉब्लम ये इसके एग्जाम्पल पकड़ना थोड़ा टफ होता है, तो एग्जाम्पल पे हम फोकस रखते हैं। तो पहले आपको जरा साइंस की लैंग्वेज में इनकी डिफिनीशन सुना भी दें। देखो, an open system is defined as in which the mass and energy can be transferred to its surrounding। दोनों ही सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर हो रहा है तो ओपन है। ए क्लोज सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच द मास इज फिक्स्ड, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो मास कैन अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू इट्स सराउंडिंग। तो हमारा क्या हुआ, क्लोज सिस्टम हो गया। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम, an isolated system is defined as in which the mass is fixed and as well as energy cannot be transferred to its surrounding। ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब हम पहले दिमाग में डिफिनीशन सेट करते हैं, दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं ओपन, सिर्फ एनर्जी हो रही है क्लोज, दोनों नहीं हो रहे आइसोलेटेड। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। अब जरा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की। अब ह्यूमन बॉडी किसका एग्जाम्पल है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब तुम वजन करने क्यों जाते हो अपना, घटता बढ़ता है, इसका मतलब मास का भी ट्रांसफर है कि नहीं, मास कम ज्यादा होता रहता है। आपने अभी एक केस सुना होगा, ओलंपिक में आया था गीता फोगाट, है ना, हाँ, तो 100 ग्राम वेट नहीं हो पाया था, हाँ, उसका फोकस रोने पे ही था। हाँ, दिनेश क्या, विनेश फोगाट। हाँ, तो यदि हमने 4 घंटे 6 घंटे में अपना मास रिड्यूस किया है, इसका मतलब मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर तो तुम्हें दिखता है, मास का ही मुझे बताना था। तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारी बॉडी कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक ग्लास पानी छत में रखा है, कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम होगा, पानी वेपराइज भी होगा और गर्म ठंडा भी होता रहेगा। वही उस पानी में यदि बोतल में ढक्कन मार दें तो कैसा हो जाएगा, है ना, आप 10 साल बाद भी 1 लीटर की बोतल निकालोगे तो वो 1 ही लीटर की रहेगी, बट गर्म और ठंडी होती रहेगी। तो वो कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। अच्छा, टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है तो बताओ वो कैसे सिस्टम में काउंट हो गए, बताइए, ओपन होगी कंफर्म, यदि कोई रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और साथ साथ में मास का भी होगा, है ना, क्यों, गैस निकलेगी, गैस निकलेगी आएगी। तो आपको दो बातें पता चल गई कि यदि एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो हम ओपन मार देंगे, सिर्फ एनर्जी का हो रहा है क्लोज मार देंगे, और दोनों का नहीं हो रहा है तो आइसोलेटेड मार देंगे। जैसे थर्मस या ये आप लोगों की बोतल, हाँ कोई भी एक बोतल, अब इसमें क्या है, पानी 1-2 घंटे गर्म रहता है, ठंडा रहता है ना, तो ये अप्रोचेबल, पूरी तरह से नहीं है, यदि इसको 8 घंटे रख दो तो पानी का टेम्परेचर चेंज हो ही जाता है, मगर हाँ क्लोजेस्ट टू आइसोलेटेड है कि भाई ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं, हाँ कंप्लीट आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है, ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना मास का हो रहा है, तो हमने क्या नाम रख दिया, आइसोलेटेड सिस्टम, कि यार ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हमें एग्जाम्पल में फंसाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, और पूछ दिया तो वो क्वेश्चन तो रद्द ही होगा, तुम निपटाई दोगे।
मगर एग्जाम्पल में तुम फंस सकते हो, तो थोड़ा एग्जाम्पल पे फोकस रखना कि यार इसके एग्जाम्पल पूछेगा तो हम फंस सकते हैं, क्योंकि उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ यार ये किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम नहीं है ना। अब जैसे मैं बोलूं एक खाली ग्लास रखा है, बताओ ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? खाली ग्लास है। यही देखो यहां पे ही तुम्हें दिमाग लगाना है, यदि खाली ग्लास है तब भी एयर है। भाई खाली ग्लास है तो एयर नहीं है, एयर है मतलब गैस है। खाली ग्लास का मतलब तुमको लग रहा है पानी क्यों नहीं है? भाई खाली ग्लास का मतलब पानी क्यों नहीं है? अरे पानी नहीं है तो गैस तो है, सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो वो ओपन सिस्टम में आ गया, क्यों? उसमें गैस है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो गैस निकलेगी आएगी, है ना। एयर तो है ना, और एयर सिस्टम है। तो जब हम खाली ग्लास कहते हैं तो बच्चों के दिमाग में अच्छा था भाई पानी तो है नहीं। अरे क्योंकि हम पीते रहते हैं ना पानी, तो हम लोगों को बस वही समझ में आता है। मगर हाँ ये नहीं समझ पा रहे हैं साइंस के हिसाब से कि कुछ नहीं है तो गैस तो ही है, एयर तो ही है कि नहीं? तो इसका मतलब वो ओपन सिस्टम है। हाँ, तब वो क्लोज सिस्टम में आ जाएगा। भाई जब सिस्टम ही नहीं है तो उस समय जानते हो सिस्टम कौन है? ग्लास, क्योंकि वैक्यूम है तो एयर है ही नहीं। अब ग्लास का मास कम ज्यादा होगा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हाँ आयरन के मॉलिक्यूल उड़ते चले जा रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ वैक्यूम में एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो वो आइसोलेटेड में चला जाएगा। या 100% वैक्यूम है, क्योंकि एनर्जी को भी ट्रांसफर करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है ना, तो फिर वो आइसोलेटेड में चला जाएगा। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है। तो बच्चों ने कहा सर ऐसे नहीं मजा आ रहा है, क्वेश्चन तो दो। हाँ, तो हीट क्या अपने आप दौड़ लगाएगी? नहीं नहीं, एक मिनट, उसका कुछ, हाँ वो हो जाएगा। मगर अब हम सिस्टम और सराउंडिंग में बात कर रहे हैं, वहां तुम एनर्जी जनरेट कर रहे हो किसी दूसरी जगह से, और यहाँ तो दुनिया में दो ही है, सिस्टम निकालेगा सराउंडिंग लेगा, है ना। तुम तीसरा पार्ट के लेके आ गए, तो फिर वो थर्मोडाइनमिक्स से थोड़ा अलग हट गया, वो एक नई चीज चालू हो गई। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग। हाँ क्या है क्वेश्चन, तो पढ़ो, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है। क्या दिया है? दे वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क। अब देखो क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, जल्दी से कूदो नहीं क्वेश्चन पे। जैसे ही उसने कहा स्टॉपर्ड, इसका मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कट गया। आराम से क्वेश्चन को करो। अब थर्मस फ्लक्स है, इसका मतलब हीट के ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो भाई एनर्जी वाली बात भी कैंसिल हो गई। अब दोनों कैंसिल हो गई तो ये आ गया, है ना। अब तुमने कहा नहीं सर हम एक और करेंगे, वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विद NaOH टेस्ट ट्यूब। बताओ, अब टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब ओपन होता है, तो तुम समझ गए ओपन सिस्टम है। मान लो मैं कह देता कि नहीं एक क्लोज टेस्ट ट्यूब है, तब तो क्लोज सिस्टम हो जाता फिर, क्योंकि इसका मतलब तुम कह रहे हो गैस निकलेगी नहीं। अभी क्या है, अमोनियम क्लोराइड NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ए भाई चलो एक मिनट, मैं समझ गया, अब बता देता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ठीक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप हजारों रिएक्शन कर सकते हो इनऑर्गेनिक के। देखो आपने फिजिकल में एक पॉइंट पढ़ा था, वैसे तो आपने सब जगह पढ़ा है, अमोनिया वीक एसिड होता है, जब इसको प्रोटॉन दे दोगे तो क्या हो जाएगा? अब ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड से बेस को प्रोटॉन दे दो तो जो मिलता है उसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस भी करूंगा। बेस को प्रोटॉन देने से क्या मिलता है?
कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब अमोनियम आयन क्या है, एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। इसका मतलब अमोनियम आयन एसिड होता है, कैटायन भी है एसिड भी है। जैसे आपके पास दो प्रॉपर्टी है, आप स्टूडेंट भी हो, नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, मगर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें मन की आंखों से तो देखते नहीं है, अच्छा अमोनियम आयन सॉल्ट है, अमोनियम आयन सॉल्ट है, अरे प्रभु सॉल्ट है तो क्या कुछ और नहीं हो सकता, ये आपको समझना है। तो अमोनियम आयन क्या है, अब दिमाग में बैठा लो, अमोनियम आयन एसिड भी है। अमोनियम आयन क्या है, एसिड भी है। कैसे एसिड है समझ पाए। अब एसिड का एक ही काम होता है, बेस मिला नहीं कि रिएक्शन किया नहीं, है कि नहीं। हाँ तो अच्छा, हाँ बिग बेस होगा। तो देखो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। इसका मतलब अब कभी अमोनियम आयन आपको दिखा करे ना, तो तुम कहो अच्छा ये कैटायन भी है, साथ में ये एसिड भी है। अब एसिड है तो जैसे ही बेस पड़ा, देखो तुम्हें ये रिएक्शन बहुत टफ लग रही है, यार ये फर्जी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। ये हमारा हो गया एसिड है। अब देखना ये एसिड है, ये बेस है। अब एसिड बेस क्या होता है, एसिड क्या देता है, प्रोटॉन। तो जैसे ही अमोनियम आयन ने प्रोटॉन दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये प्रोटॉन लेगा, बेस है। अब बचा क्या, Cl और Na बन गया। तो अब देखो इसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी बेस से कराई जा रही है, तो अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। क्यों, क्योंकि ये एसिड है, अमोनियम आयन क्या एसिड। तो जैसे ही एसिड है तो प्रोटॉन देगा, एसिड बेस रिएक्शन में एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन देगा अमोनिया, और बेस प्रोटॉन लेगा वाटर, इसके बाद फिर सॉल्ट बनेगा। इसका ये कैटायन है तो इसका क्या होगा, एनायन, और इसका कैटायन, ये मिलके सॉल्ट बनाएंगे। अब आप चाहे जितनी रिएक्शन करा लो, यदि आपने अमोनियम सॉल्ट में बेस डाला है तो बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब आप चाहे अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन केओएस से कराओ, अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन केओएस से करा के K2Cr2O7 बनाते हो, तो वो भी एसिड बेस रिएक्शन है। वो बस लिखने में डरावनी लगती है, अरे भाई क्या क्या लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, अमोनियम आयन कैटायन है, नहीं उसके पास और भी प्रॉपर्टी है। अब वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा। उसको जैसे ही बेस मिला तो उसने कहा नहीं आज तो मैं एसिड की तरह काम करूंगा, एसिड की तरह काम कर गया। उसको एनायन मिलेगा तो वो कैटायन की तरह काम करेगा, एक सॉल्ट बना देगा। आगे फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो बता देंगे। तो ये तो इसको बस याद रख लेना, तुम्हारे इनऑर्गेनिक में काम आएगा, फिजिकल की काम की बात नहीं है। तो देखो जरा, अमोनियम क्लोराइड को जब हम NaOH में डालेंगे तो हमारा ओपन टेस्ट ट्यूब है, इसलिए क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं आगे, आ जाओ, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जरा गौर से समझिएगा। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, अभी तक जितना पढ़ाया है उनमें से क्वेश्चन यहां से उठता है। उन पॉइंटों से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है, मगर आ भी सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा भी दिए कि सिस्टम पे भी क्वेश्चन करा दो, मान लो आ गया, क्योंकि पेपर ना तो मैं बनाता हूं ना आप बनाते हो। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब बेटा आपका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन डिस्कस होगा, आपने जो पूछा था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अब ये बताता हूं। देखिए इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, इस पर डिस्कशन करते हैं, गौर से समझिएगा, बहुत इजी है। गौर सुनिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। सबसे पहली बात, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम की, है ना। तो इसका मतलब आप सिस्टम पर निकाल रहे होगे, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव सिस्टम की प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट। वो सिस्टम में स्टोर रहती है। अब कैसे की जाती जरा देखो, सिस्टम है तो जो प्रॉपर्टी सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है,
जो प्रॉपर्टी सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है उनको कहते हैं एक्सटेंसिव। सिस्टम का मास बढ़ाओगे घटाओगे, प्रॉपर्टी बढ़ेगी घटेगी, तो एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि मास पे डिपेंड कर रही है। तो जो प्रॉपर्टी सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है उनको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव। जो प्रॉपर्टी सिस्टम के मास पे डिपेंड ही नहीं करती उसको कहते हैं इंटेंसिव। क्लियर है? जो प्रॉपर्टी सिस्टम के मास पे डिपेंड करेगी एक्सटेंसिव, जो नहीं करेगी इंटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यदि सिस्टम का मास बढ़ाओगे घटाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी के मतलब चेंज होगी। तो मास चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, मास चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इंटेंसिव। क्लियर है? डिफिनीशन देखो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि छोटी छोटी है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज मारता हूं क्योंकि फिर इसके एग्जाम्पल के लिए आपको रूल बताऊंगा। तो मैंने कहा यार सिस्टम और सराउंडिंग, यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसकी किसी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हो सिस्टम, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा बाउंड्री। बाउंड्री दो तरह की, कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर है तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इंसुलेटर है तो क्यू इक्वल टू जीरो। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर कर रहे हैं ओपन, मास एनर्जी दोनों का नहीं कर रहे हैं आइसोलेटेड, सिर्फ एनर्जी का कर रहे हैं क्लोज। ठीक है? अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, सिस्टम के मास पे डिपेंड कर रहा है एक्सटेंसिव, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है इंटेंसिव। अब इस बात को साइंस की लैंग्वेज में ऐसे चढ़ा के लिखा जाता है, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। सब्सटेंस का मतलब सिस्टम, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इंटेंसिव, और डिपेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिव। अब यार सिस्टम तो बताएगा नहीं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे मास पे डिपेंड करती है, ये प्रॉपर्टी मेरे मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो अब यहां से तुम्हारा काम चालू होता है, इसके एग्जाम्पल को कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ाया गया है ना उससे घंटा क्वेश्चन नहीं निकलेगा। वो सिर्फ लिखने के लिए ठीक है, तो वो तो 11th वाले बच्चे के लिए ठीक है कि भाई वो पेपर में लिखेगा जाके तो एक आध नंबर स्कूल में तो पा जाएगा, मगर यहाँ स्कूल का लेना देना नहीं है। अपने में एग्जाम्पल आने वाले हैं और डिफिनेशन आ गई तो तुम अपने आप सही कर दोगे क्योंकि वो तुम्हें इतना याद रहेगा, मगर इसको अप्लाई करना सबसे टफ होता है। तो अप्लाई कैसे करना है जरा गौर समझिए कि इसको अप्लाई कैसे करोगे। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ये सिस्टम है, मैंने सिस्टम को बाई पार्ट कर दिया। बाई पार्ट का मतलब कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हो, इसका मतलब उसका मास चेंज कर रहे हो। 10 ग्राम का है, अब इसको मैं 4 पार्ट में तोड़ दूं तो अब मास चेंज हो गया ना, सिस्टम 4 सिस्टम में डिवाइड हो गया तो हर एक का मास अब 10 ग्राम तो होगा नहीं, किसी का 3 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 8 होगा, है कि नहीं? तो जब तुम सिस्टम को बाई पार्ट करते हो और वैल्यू चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव, और वैल्यू चेंज ना हो तो इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, चलो अच्छा इससे ही बता देता हूं। अब इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, यदि मैं इसको कई पार्ट में डिवाइड करूं तो लेंथ चेंज होगी? बताओ। बिल्कुल चेंज हो जाएगी यार, तोड़ के देख लो। अभी 12 सेंटीमीटर का है, तोड़ दो, अब ये क्या बचा? 3 2 4, है कि नहीं? लाओ, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, कार्बन का बना है, प्लास्टिक वाला दो। तो क्या है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब लेंथ क्या है? एक्सटेंसिव है। लेंथ क्या है? एक्सटेंसिव। और ना चेंज हो तो इंटेंसिव। तो आपको क्या करना है, सिस्टम को बाई पार्ट करना है। फिर मैं कह रहा हूं सिस्टम को बाई पार्ट करना है, दो सिस्टम को मिलाना नहीं है। बस वो जो सिस्टम है जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दो, चाहो तो 2 में, चाहो लाख में, चाहे करोड़ों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बाई पार्ट करना है। बाई पार्ट करने पे वैल्यू चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव, ना चेंज हो तो इंटेंसिव। आपको बस इस पर फोकस रखना है। तो मैंने बताया आपको कि कैसे आप करोगे। सिस्टम को बाई पार्ट करने पर, बाई पार्ट करने पर वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज हो
रही है तो क्या बोलोगे? एक्सटेंसिव। और यदि यदि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हाँ बहुत सारे दूंगा, 15-20 मिनट एग्जाम्पल ही चलेंगे, तो इंटेंसिव। उस बच्चे का क्वेश्चन का जवाब भी इसी में आएगा। यदि वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, ना चेंज हो तो इंटेंसिव। और आपने करना क्या है, सिस्टम को बस बाई पार्ट करना है। ठीक है, अब जैसे देखो मैं एग्जाम्पल मारता हूं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, पेपर में एग्जाम्पल आते हैं। अब एग्जाम्पल पहचानने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो, काम पढ़ाना नहीं है, काम पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं तो पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ के तो बैठे ही हो आप लोग। ऐसा थोड़ी ना है कि निकम्मे ना कर रहा हो, मेहनत तो करते ही रहते हो, या कम या ज्यादा मगर करते ही हो। तो जरा देखो, अब देखिए रूल अपना वही है। मैंने कहा भाई ये सिस्टम है, यदि मैं इसको बाई पार्ट करूंगा लेंथ चेंज होगी, कंफर्म ना? किसी को कंफ्यूजन तो है नहीं? भाई 10 सेंटीमीटर का है, अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो तो सबकी अलग अलग आ जाएगी वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि वो सब 10 के होंगे। इसका मतलब लेंथ क्या है? एक्सटेंसिव है ना, इधर एक्सटेंसिव लिखा था ना, हाँ एक्सटेंसिव। अच्छा, बाई पार्ट करोगे मास चेंज होगा। बाई मान लो ये 100 ग्राम का है, बाई पार्ट कर दिया तो अब हर एक 100 ग्राम का होगा नहीं, कोई 10 ग्राम, कोई 20 ग्राम, कोई 30 ग्राम। तो मास क्या है, समझते जाना। अच्छा, ये 10 लाख कार्बन एटम से मिलके बना है, अब इसको बाई पार्ट कर दिया तो सब में के 10 ही लाख होंगे। बाई पार्ट कर दोगे तो किसी में 1 करोड़ है, सॉरी किसी में 1 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 3 लाख है, तो अलग अलग होंगे ना। तो बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब नंबर। क्लियर है ना? अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। जब बाई पार्ट कर रहे हो तो हाइट चेंज हो रही है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा, एरिया भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या करें, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। अब एरिया की बात आती है, लेंथ इंटू विड्थ होता है तो लेंथ भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एरिया। क्योंकि वो क्या लिखेगा हमें तुम में से किसी को नहीं पता। अब बताना, एफ फोर्स, एफ इक्वल टू एम ए, बाई पार्ट करेंगे तो मास चेंज होगा, यदि मास चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। ठीक है, सुनते जाइएगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल आपने इसके बताए, अब गौर सुनना। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम जी एच, या 1/k Q1 Q2 आर, स्क्वायर कर दोगे तो फोर्स हो जाएगा आर, है कि नहीं? तो इसका मतलब वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अब चार्ज बताओ, इस पर पूरे सरफेस पे चार्ज है, सपोज करो 1 कूलाम चार्ज है। अब इसको मैं कई पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो क्या हर पार्ट पे 1 कूलाम चार्ज होगा? नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। इसका मतलब वो भी क्या है, एक्सटेंसिव। तो चार्ज कैसा है, बात समझ पा रहे हो? इस पर 1 कूलाम चार्ज है, अब इसको मैंने ऐसे 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 करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रख दिया। अब क्या सब पर 1 कूलाम चार्ज है, कि इस पर भी एक, इस पर भी एक, इस पर भी एक, इस पर भी एक? नहीं, अलग अलग है, कुछ भी होगा मगर अलग अलग है, तो बस एक्सटेंसिव हो गया। हाँ, 20 से काट दोगे तो क्या होगा? हाँ, सिस्टम को देखो लेंथ नहीं चेंज होगा, मास चेंज होगा। ठीक है, आपकी विड्थ चेंज हो जाएगी, तो विड्थ भी तो लेंथ ही होती है, वो कोई अलग चीज थोड़ी ना है। भाई आपने तो ये नहीं कहा है कि कौन सी लेंथ, है ना, तो एक जनरल टर्म है तो सारी लेंथ ही तो है। अब देखो चार्ज,
जब बाई पार्ट करोगे तो मास चेंज होगा, बाई पार्ट करोगे तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। हाँ बेटा, हाँ ये कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, इस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो भाई। सिस्टम, मैंने क्या कहा, सिस्टम की प्रॉपर्टी है, सिस्टम कितना फोर्स जनरेट करेगा, सिस्टम का मास चेंज कर दिया फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। आप सिस्टम पर नहीं पढ़ रहे हो, सिस्टम का पढ़ रहे हो। हम सिस्टम की लेंथ के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, सिस्टम के मास के बारे में बार, तो सिस्टम का फोर्स। अच्छा अब थोड़ा इधर आते हैं। अच्छा हाँ यार, एनर्जी बता रहा था, एनर्जी बता देता हूं। देखो बच्चों, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, वो सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई भी एनर्जी बोली जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी भी एनर्जी का एक टाइप है। अभी इसमें से बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी की डिफिनीशन आपको नहीं पता है, पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने नहीं पढ़ाई है। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती मैंने डिस्कस नहीं की, इंटरनल एनर्जी क्या है मैंने डिस्कस नहीं की है, इंथैल्पी क्या है मैंने डिस्कस नहीं की है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये एनर्जी है इसलिए एक्सटेंसिव है। होती क्या है अभी टाइम आने पे डिस्कशन आएगा, है ना, तो टाइम आने पे डिस्कशन आएगा। तो किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब थोड़े इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पानी की बोतल का यूज अब आ गया है, हाँ बताएंगे बताएंगे एक एक करके। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, है ना। अब इसको 2-4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तब बॉइलिंग पॉइंट कितना है। आप हमेशा कहते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है ना, चाहे वो 1 ग्राम वाटर हो चाहे 1 लाख ग्राम हो। तो क्या ये सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या इंटेंसिव है, अमाउंट पे, सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हमने कहा कि यार बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा बच्चों ने कहा ठीक है। अब मैंने कहा नहीं, अब मैंने आपको कुछ रूल भी पढ़ाए, जैसे आपको समझाना इजी होगा। देखो बताने तो मैं कोई भी एग्जांपल बता दूं, मगर भाई बच्चे को समझ में भी तो आना चाहिए, तो गौर सुनो। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। तो यदि कहीं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लिखा है तो उसकी वैल्यू इंटेंसिव आएगी, ठीक। अब जरा देखिए डेंसिटी, अब आप समझ गए हो कि डेंसिटी मैंने पहले क्यों नहीं बोली थी, क्योंकि आप समझाना इजी है। मास क्या है एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो ये इंटेंसिव हो गया डेंसिटी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या तो मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, या मोल अपॉन मोल होता है, या मोल अपॉन मास होता है, या मास अपॉन मास होता है। आप जितने भी कंसंट्रेशन है सबके जरा फार्मूले याद करो, ऐसा ही कुछ होता है। और ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल भी एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा इंटेंसिव। तो ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इंटेंसिव, तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इंटेंसिव। अब विजुअल, हर चीज विजुअल नहीं हो सकती, मगर ये विजुअल हो सकती है। पानी का कंसंट्रेशन है
गाढ़ापन कुछ है। अब मैं इसको 10 अलग अलग कप में रख दूं तो भी गाढ़ापन वही रहेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। मगर हर चीज तो विजुअल होगी नहीं, इसलिए मैथमेटिकल भी जाना रहता है। तो ये तो एग्जाम्पल सामने था, समझा ले गए हम लोग, मगर आप इससे समझोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो सामने नहीं भी होगा तो तुम समझ जाओगे रूल के हिसाब से। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा। इस वजह से ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन जो होते हैं वो इंटेंसिव होते हैं, जितने भी टाइप के कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो हमेशा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है कि नहीं। अच्छा, अब आपका मन कर रहा होगा कि सर हम इसके बारे में भी बताएंगे, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव है। प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर इंटेंसिव है, पीछे ही पढ़ा चुका हूं। अब जरा गौर सुनना, अब मैं बात करता हूं थोड़ी अलग हेडिंग की। उन सभी हेडिंगों में आपको दो चीजें लगेंगी, या तो फार्मूला लगेगा या डेफिनेशन लगेगी। जितनी भी तरह की एनर्जी है सब एक्सटेंसिव है, क्योंकि सब में मास आता है ना। एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर बोलते ही हो, मास ही है, मास चेंज होगा तो एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। तो किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। अब गौर सुनिएगा, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ एक मिनट, इस बच्चे क्वेश्चन सुनो। ऑर्गेनिक में हाईली हाईली ब्रांच होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इस बच्चे का क्वेश्चन पहले सबको बता दो, फिर एग्जांपल देता हूं। देखो आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है, यदि ब्रांचेस चेंज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, है ना। अच्छा ये बताओ, यदि ब्रांच चेंज हो गया तो मॉलिक्यूल चेंज हो गया, ये तो कंफर्म है ना, यहां तो खुश हो। अब ब्रांच चेंज हो गया तो मॉलिक्यूल चेंज हो गया, तो सिस्टम चेंज हो गया, तो दो अलग अलग सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा ही, है कि नहीं। हम सिस्टम थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ये वाटर है, हम इसको सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हैं। तो वाटर को बाई पार्ट कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं चेंज हो रहा। अब कहोगे कि यार वाटर को बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, तो ऐसा तो हम बता ही नहीं रहे। जब तुमने ब्रांच चेंज की तो मॉलिक्यूल चेंज हो गया, अब तो ये दो अलग अलग सिस्टम हो गए ना। मतलब समझ गए ना मेरी बात को। हाँ। अच्छा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया ना, तो इंटेंसिव मिलेगा, वो एक नंबर मिलेगा। मोल कैसे मिलेगा भैया, प्रभु मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया हूं कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। अच्छा, अरे इधर देखो यार, अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल इतने क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आएंगे तो पहचानना भी टफ होगा, और इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है। अब देखो, हाँ क्वेश्चन भी दूंगा, पहले समझा तो दूं, बहुत सारे एग्जाम्पल समझा दूं, फिर क्वेश्चन दूंगा, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आवाज नहीं करो यार, नहीं तो भूल जाऊंगा। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब जितनी भी हेडिंग है, अब ये हेडिंग हम लोगों के साथ पैरेलल में चलती रहेगी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाली, क्योंकि अब इतनी सारी प्रॉपर्टी है, या तो वो इंटेंसिव होंगी या एक्सटेंसिव होंगी, तो पैरेलल में ये हेडिंग चलती रहेगी। मगर कुछ हेडिंग हम डिस्कस करते जा रहे हैं, तो जब उनकी डिफिनीशन पढ़ाते जाएंगे तो वहां बताते जाएंगे कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, क्योंकि सारी डिफिनीशन यही पढ़ लेंगे तो फिर आगे चैप्टर में क्या करेंगे, है ना। मगर कुछ बातें बता देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है ना। अब देखो ये और ये चार्ज लिखा है, एक फराडे क्या होता है, 96500, 96500 चार्ज, एक फराडे का चार्ज और एन फराडे का चार्ज, तो ये टोटल मिलके चार्ज है। अब इसको इसके नीचे ले गए तो क्या बन गया, सेल पोटेंशियल इक्वल टू, तो ये क्या है,
भाई एनर्जी एक्सटेंसिव, चार्ज एक्सटेंसिव, तो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंटेंसिव, है ना। तो जब भी प्रॉपर्टी को निकालोगे तो ध्यान रखना ये वाला सबसे कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। जैसे मैं पूछूं सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन का फार्मूला याद होना चाहिए, एफ अपॉन एल, फोर्स एक्सटेंसिव एल एक्सटेंसिव, तो वो इंटेंसिव हो गया सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, इंटेंसिव हो गया। तो कुछ भी वो पूछेगा, हाँ मान लो कैसे होता है, अरे कैसे मान लेंगे हम, आपको एग्जाम्पल दो मैं प्रूफ करके दूंगा, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि मान लो, तो मान कैसे लेंगे हम कोई चीज, आप दो तो कि हाँ सर इसका बता के दो। अब देखो जरा बच्चों, गौर सुनिए, अब देखिए आवाज नहीं करो, एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर ग्राम, एनर्जी पर वॉल्यूम, टाइम अभी हुआ ही नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि यदि 2 घंटे की क्लास है तो मैं कहां तक पहुंचूंगा आज। ओके तो यदि कहीं कहा जाए गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर मोल, है ना, यदि किसी में पर लग जाए तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल क्या है, इंटेंसिव, क्योंकि पर लगने का मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया। तो क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिएगा क्योंकि बहुत सारा घुमाने का मटेरियल है इस हेडिंग में। भाई इस हेडिंग में मैं वेट क्यों कर रहा हूं, मतलब टाइम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस हेडिंग में कुछ भी घुमाया जा सकता है और लपेटा जा सकता है। नहीं तो डिफिनीशन तो बड़ी सस्ती सी, मास पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव नहीं करता, इंटेंसिव, बात खत्म हो गई। मगर इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो बस बात खत्म हो गई। तो आप इनके क्वेश्चन कैसे करोगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके और चीजों को समझ के, क्योंकि वो जरा सा टर्म चेंज करेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, पता चला वो इंटेंसिव से एक्सटेंसिव में चला गया। अब जैसे देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा डराता हूं, यहां तक ठीक है, अब देखना, डरना नहीं। एटॉमिक मास इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, हाँ, मालिकुलर मास, अब देखो कंफ्यूज हुए है, मास ऑफ 1 मोल, अब रुक जाओ मैं एक साथ पढ़ा दूंगा ये सारी हेडिंग। अब देखो मास एक्सटेंसिव है, नंबर एक्सटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, तो जैसे ही मैंने एटॉमिक मास कहा तो बच्चे ने कहा एक्सटेंसिव है। अब जरा डिफिनीशन पढ़ो, मास ऑफ 1 एटम इज नोन एज एटॉमिक मास, यही पढ़ाया है। अब जरा इसको बताओ कैसे आएगा, गौर सुनिएगा, मास ऑफ 1 एटम, तो Na एटम का मास इतना, तो एक एटम का मास नीचे, इसका मतलब मास अपॉन नंबर हो गया, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, इंटेंसिव। एटॉमिक मास आप मास पर डिपेंड करता है, 12 ग्राम कार्बन है तो भी एटॉमिक मास कार्बन का 12 रखते हो, 100 ग्राम कार्बन है तो भी एटॉमिक मास 12 रखते हो, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है सिस्टम के। क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीजन समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है कि यार मास को तुम एक्सटेंसिव बोलते हो, एटॉमिक मास को इंटेंसिव बोलते हो, ये क्या बवाल मचा रखा है। तो यार बवाल सिंपल सा है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव है, ये मास पर एटम है, एक एटम का मास है ना, मास पर मॉलिक्यूल है, और ये 1 मोल का मास है, मास नहीं है 1 मोल का मास, मास पर मोल है, मास ऑफ 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मास, तो मास पर मोल हो गया ना ये, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया, तो इंटेंसिव हो जाएगा। तो जो लिखा होगा लैंग्वेज में ना, उसको जरा अच्छे से सुनना कि वो क्या लिख रहा है, मास लिख रहा है या एटॉमिक मास लिख रहा है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास लिख रहा है या मास लिख रहा है, मोल लिख रहा है या मास ऑफ 1 मोल लिख रहा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। क्योंकि जैसे ही तुम 1 मोल 1 एटम करते हो तो वो पर में निकल जाता है, मतलब नीचे आ जाती है वैल्यू, और वो वैसे ही इंटेंसिव हो जाएगा। तो कंफ्यूजन बच्चों को रहता है क्योंकि वो बहुत तेजी से भागते हैं, और इसमें कंफ्यूजन होगा ही,
है ना। तो इन चीजों को थोड़ा पकड़ के रखिएगा कि हाँ भाई दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ऑप्शन वो देगा, ऑप्शन वो देगा। तो हाँ स्पीड, अब देखो जब बच्चे ने कहा स्पीड क्या है, तो स्पीड की डिफिनीशन बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा देखो, डिस्टेंस एक्सटेंसिव है भाई, मान लो ये डिस्टेंस है, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम को बाई पार्ट कर दिया तो डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जब बाई पार्ट कर दोगे तो टाइम भी कम ज्यादा हो जाएगा भाई, उस डिस्टेंस को कवर करने वाला टाइम भी तो कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इंटेंसिव, ये क्या है एक्सटेंसिव, है कि नहीं। तो स्पीड क्या है, इंटेंसिव। यदि हमारी बाइक 20 किलोमीटर पर घंटे से जा रही है तो यार वो अब स्पीड यदि आपने चेंज नहीं की है, कांस्टेंट चल रही है, तो हमेशा वही रहेगी। चाहे 10 मिनट बाद चेक करो, चाहे 5 मिनट बाद चेक करो, चाहे मतलब 20 किलोमीटर में चेक करो, चाहे 1 किलोमीटर में चेक करो, स्पीड तो वही रहेगी। मगर डिस्टेंस चेंज हो रही है, उस पहुंचने का टाइम चेंज हो रहा है, मगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है ना। अब एक बहुत खतरनाक एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे ने आधे घंटे पहले क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था तुम रुक जाओ 15-20 मिनट, है ना। उस क्वेश्चन का जवाब और साथ साथ में ये देखो, उस बच्चे को मैंने आधे घंटे वेट कराया, गौर सुनना, नॉट एक्सटेंसिव एंड नॉर इंटेंसिव, वर्क और हीट ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। क्यों, क्योंकि मैं लगातार इंटेंसिव एक्सटेंसिव के एग्जांपल दे रहा हूं, तो तुम उठा के या तो इंटेंसिव पे पटकोगे जाके या एक्सटेंसिव पे पटकोगे जाके। अब बात आती है क्यों है, तो अभी एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूं। इनको बोला जाता है बाउंड्री प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं होती है, बाउंड्री प्रॉपर्टी होती है। अरे अब तो बता ही रहा हूं यार, अब तो रुक लो। अब प्रॉब्लम आई कि ये नया रहता फैलाया क्यों गया है कि नहीं, कि ये नया रहता तुमने फैला कैसे दिया। तो अब गौर से सुनिएगा सब लोग, वही आपका ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ठीक। दुनिया में कितने लोग, दो लोग, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। अब ये एनर्जी है, गौर से देखिए, हमें सिस्टम से सराउंडिंग तक एनर्जी ले जानी है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को घमंड होता है, वो खुद चल के कहीं नहीं जाती कि ना मैं तो ट्रेवल नहीं करूंगा, जिसको अपना जाना आना है जाए आए। एनर्जी खुद ट्रेवल नहीं करती है। अब एनर्जी खुद ट्रेवल नहीं करती तो फिर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। तो जो गौर से देखिए, आप अब जैसे मैं यहां पे हूं, ठीक है, मान लो मुझे अभी तरुण सर से बात करनी है, तो या तो वो नीचे उधर वाली क्लास में होंगे, मैंने फोन लगाया, मैंने बोला हाँ भाई क्या हाल है। तो अब आप जानते साउंड वेव बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करती, साउंड वेव ट्रेवल करती, यहां से बोलते हैं तुम्हें सुनाई देता है, इसका मतलब ट्रेवल करती है, वो बहुत दूर तक नहीं करती। अब यार 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर, सपोज करो एमडी सर इस समय वहां पे होंगे दिल्ली, अब यहां से वो कम से कम 900 किलोमीटर दूर है, मैं बोलूंगा हाँ सर क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, तो उनको सुनाई देता है, फिर वो जवाब देते हैं। तो साउंड वेव तो ट्रेवल ही नहीं करता है इतना। तो ये गया कैसे, तो देखो कैसे गया, साउंड वेव मोबाइल में गई, कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टावर में गई, अब टावर टू टावर ट्रेवल करते हुए उनके घर के पास वाले टावर में गई, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, टावर ये जो केबल लगी होती है ना, इन्हीं सिग्नल से टावर टू टावर वहां गई, फिर उनके मोबाइल में गई, क्योंकि उसको एक स्पेसिफाई एड्रेस दिया जाता है, वो उस मोबाइल में गई, और मोबाइल में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कन्वर्ट हो गई साउंड वेव में, और वो हमें सुनाई दी, क्योंकि उतना तो ट्रेवल करती है वो। क्या साउंड वेव ट्रेवल की, नहीं, ट्रेवल कौन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसी तरह एनर्जी होती है, गौर समझना, एनर्जी खुद ट्रेवल नहीं करती है, जैसे ही सिस्टम से पार हुआ तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वर्क में और हीट में, ये दोनों भाई ट्रेवल करते हैं।
ये सही। अब जैसे ही इसकी बाउंड्री में पहुंचेंगे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे ही इसकी बाउंड्री के अंदर गए एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो वर्क और हीट आप पढ़ते हो कि एनर्जी के फॉर्म है। एनर्जी के फॉर्म का मतलब क्या है कि जब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो एनर्जी खुद नहीं जाती है, तो कहती ना मेरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो एनर्जी या तो कन्वर्ट होती है वर्क में या कन्वर्ट होती है हीट में या दोनों में, और वो ट्रैवल करते हैं। और वो दौड़ लगा के जैसे ही दूसरे सोर्स के पास पहुंचे, सराउंडिंग में पहुंचे, तो उसकी बाउंड्री में इंटर करते ही एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। मगर ट्रैवल कौन कर रहा है? वर्क और हीट। जैसे वहां ट्रैवल कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो जो मैंने एग्जांपल दिया है उसको इससे जब मैच कराओगे तो पकड़ ले जाओगे कि मैं कह क्या रहा हूं। ऐसे पकड़ना बहुत टफ होता है, मगर वैसे जब मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल जो दिया है उससे सेट हो जाता है कि अच्छा सर का कहने का मतलब ये है। अब गौर समझो, तो क्या पहले से ईएम वेव थी? क्या मैंने ईएम वेव बोली? नहीं, मैंने तो साउंड वेव बोली। उन्होंने क्या ईएम वेव सुनी? नहीं, उन्होंने भी साउंड वेव सुनी। तो ईएम वेव सिस्टम के पास पहले से नहीं है ना। ईएम वेव क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट हुआ है। तो ये जो वर्क और हीट होते हैं केमिस्ट्री में, गौर सुनना, केमिस्ट्री में जो वर्क और हीट होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। तो वर्क और हीट सिस्टम में है ही नहीं, तो इनको इंटेंसिव कैसे बोलो, एक्सटेंसिव कैसे बोलो? ये बाउंड्री पे जनरेट होते हैं, इसीलिए इनको बाउंड्री प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर है ही नहीं। सिस्टम के अंदर एनर्जी है, उसका एक फॉर्म, जिसको आप कहते हैं ना वर्क और हीट एनर्जी के फॉर्म है। तो बिल्कुल सही है। एनर्जी ने क्या किया? अपने को वर्क में कन्वर्ट किया। एनर्जी ने क्या किया? अपने को हीट में कन्वर्ट किया। वो दौड़ लगा रहे हैं, मगर सिस्टम में तो वो एनर्जी है ना, वर्क थोड़ी ना है। तो सिस्टम में वर्क और हीट है ही नहीं, इस वजह से हम लोग इनको बाउंड्री प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री पे जनरेट होते हैं और दूसरी बाउंड्री पे जाके खत्म हो जाते हैं। बाउंड्री पे जनरेट हुए फिर बाउंड्री पे जाके खत्म हो गए, इसलिए ना तो ये इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव, क्योंकि इंटेंसिव एक्सटेंसिव सिस्टम की प्रॉपर्टी है और सिस्टम के अंदर तो ये है नहीं। अब दूसरी बात जो इस बच्चे का क्वेश्चन था, अब मैं बताने जा रहा हूं। इसी वजह से आप क्यू लिखो या डी क्यू लिखो, केमिस्ट्री में सेम बात है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में ये माना जाता है कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। माना क्या? यही सही होता है, सेम बात है। मतलब दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही क्या है? चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिजिक्स में आप कहते हो कि पॉइंट पे वर्क है, इस वजह से आप डेल्टा डब्ल्यू निकालते हो। आप कहते हो इस पॉइंट पे W1 है, इस पॉइंट पे W2 है, फिर कहते हो ये डेल्टा डब्ल्यू आया, है ना। केमिस्ट्री में डेल्टा डब्ल्यू सेम होता है। वो हम लोग कहते हैं इस पॉइंट पे कोई वर्क नहीं, इस पॉइंट पे कोई वर्क नहीं। जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलेगा तब वर्क जनरेट होगा, और वही वर्क जनरेट वर्क चाहे W बोल लो चाहे DW बोल लो। इसीलिए केमिस्ट्री में दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी वजह से देखो इंसुलेटर है, तो जब इंसुलेटर है तो Q कैसे जीरो लिख दिया आपने? भाई हीट मिलेगी नहीं, जाएगी नहीं, मगर मेरे पास तो है। मगर प्रॉब्लम है कि हीट ट्रांसफर के समय आती है, सिस्टम में तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। नहीं तो इंसुलेटर पे जीरो कैसे लिख दोगे? जैसे वो Q1 Q2 करते हैं तो फर्जीपना तो फैला ही है। Q1 और Q2 है तो फिर जीरो क्यों लिखते हो? आप DQ इक्वल टू जीरो लिखो, फिर Q इक्वल टू जीरो क्यों लिखते हो? तो Q और DQ हमारी सेम बात है, ठीक है। तो मैं जब Q लिखूं या DQ लिखूं, दोनों एक ही चीज है। ये दोनों कहां पे है? जैसे ये Q क्या है? चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे Q है? नहीं। यहां पे Q है? नहीं। तो ये क्या है? चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से यहां तक जाने में इतनी एनर्जी Q के फॉर्म में आई है, तो चाहे आप इस चेंज को Q बोल दो या DQ बोल दो। फिजिक्स में इसका अलग तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है। वो चेंज को DQ बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को Q बोलते हैं। और हम कह रहे हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती नहीं है, ये दोनों ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, स्टोर नहीं होते। वो इसको स्टोर करा देते हैं कि हाँ भाई इस पॉइंट पे वर्क W1 आया है, इस पॉइंट पे W2 आया है, और ये चेंज आया DW। तो हम कहते नहीं इस पॉइंट पे वर्क नहीं है, इस पॉइंट पे वर्क नहीं है,
जब ये प्रोसेस यहां से यहां तक चलेगा तो वर्क आएगा। अब उस वर्क को आप चाहे डब्ल्यू बोल लो चाहे डी डब्ल्यू बोल लो। हाँ, वर्क अभी पूरी अलग से एक हेडिंग आएगी, टेंशन ना लो। तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो मैंने बताया कि वर्क और हीट ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है। क्यों बाउंड्री प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये बाउंड्री पे जनरेट होते हैं और बाउंड्री पे खत्म होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जनरेट बाउंड्री पे होते हैं, बाउंड्री पे खत्म होते हैं। सिस्टम में स्टोर के फॉर्म में नहीं रहते, स्टोर के फॉर्म में एनर्जी रहती है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि डब्ल्यू और डी डब्ल्यू केमिस्ट्री में सेम बात है। मैं जहां डब्ल्यू लिख रहा हूं वहां डी डब्ल्यू लिख सकता हूं, जहां डी डब्ल्यू लिख रहा हूं वहां डब्ल्यू लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम बात है। वो लफड़ा इसलिए है क्योंकि फिजिक्स में अलग बात मानी गई, जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग में सेट रहता है कि ये अलग बात है। क्यू और डी क्यू दोनों सेम बात है। तो जब भी मैं कहीं क्यू जीरो लिख रहा हूं तो आप समझ जाओ वो डी क्यू भी जीरो है, या मैं डी क्यू जीरो लिख रहा हूं तो आप समझ जाओ क्यू भी जीरो है, क्योंकि दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लिखना क्यों पड़ रहा है, बात समझ रहे हो? क्योंकि आधी बुकें जब तुम पढ़ रहे हो तो वहां अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिक्स में। जब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही चीज यहां पे बच्चा समझता है कि यार यहां पर भी अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहिए, मगर यहां पर ये प्रोसेस है, इस वजह से सेम बात है। तो ध्यान रखना, जब तक केमिस्ट्री में चल रहे हो तब तक जो क्यू डी क्यू सेम बात रहेगी और डब्ल्यू और डी डब्ल्यू सेम बात रहेगी। इसी वजह से मैंने वहां डी क्यू इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है। आप चाहे उसको डी क्यू बोल लो चाहे क्यू बोल लो, यही तुम पूछ रहे थे ना उस समय। अब हो गया, इस बात को ध्यान रखना पॉइंट। अब लास्ट एंड फाइनल, ये हेडिंग हमारी फिर खत्म हो जाएगी। अब लास्ट एंड फाइनल जरा समझो, गौर समझिएगा। क्या आपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड किया? डिवाइड होने से वैल्यू चेंज हुई इंटेंसिव की? नहीं भाई, डिवाइड होने से वैल्यू चेंज हुई? नहीं। इसका मतलब डिवाइड होने से चेंज नहीं हो रहा है तो वो जुड़ेंगी भी नहीं। जब काटने से वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो वो जुड़ेंगी भी नहीं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है, ऐसा आप नहीं कह पाओगे। गौर सुनो, देखो ये सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ये सिस्टम है। इसको मैंने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। इसका कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? अब इन तीनों को मिला दे तो क्या इसका 300 हो जाएगा? क्यों? इंटेंसिव है तो ऐड नहीं हुआ। अब देखना, अब मैं दूसरा बोल रहा हूं, ये 800 ग्राम है, डिवाइड कर 200 ग्राम, 300 ग्राम और कितना बचा? 300 ग्राम। नहीं तो थोड़ा चेंज करते हैं, ये 200 ग्राम, ये 400 ग्राम। अब कितना बचा? नहीं यार, तीनों की वैल्यू अलग अलग बताओ। ये 100 ग्राम, ये 200 ग्राम और ये 500 ग्राम। ठीक, अच्छा अब तीनों को ऐड करो तो ये कितना हुआ? 800 ग्राम। मास तुमने ऐड कर दिया मगर बॉइलिंग पॉइंट ऐड नहीं किया। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम को बाई पार्ट किया और जब जोड़ना है तो तुम उनको जोड़ दो। वो डिवाइड ही कहां हुई थी जो जोड़ रहे हो? भाई बाई पार्ट करने से क्या वैल्यू चेंज हुई? नहीं। तो बाई पार्ट करने से वो जब डिवाइड ही नहीं हुए तो उनको जोड़ भी नहीं सकते हो ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जितनी भी है, क्या बटेंगे नहीं कटेंगे? फिर से बोलो, समझ नहीं पाया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अरे यार भुलवा दिया इसने। नॉट इन एडिटिव, हाँ, इन नेचर। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की है। समझाया है वो समझ पाए हो? भाई लिख तो गया मगर इसको अप्लाई या विजुअलाइजेशन समझ पाए ना?
कि ऐसा लिखा क्यों जा रहा है। हाँ, प्रैक्टिकली कर सकते हो, ये तो मतलब हो सकता है। इतनी बात समझ गए। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर क्वेश्चन दो, इतनी देर से आप एग्जाम्पल करा रहे हो, मगर अब कुछ हमको करने दो। अब आप करना शुरू करो। अमाउंट, मास, मोल, सही समझ पाए हो, है ना। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बता देगा, कहाँ लिखा है पहले ये तो देखो। ये परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम एब्सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, रेशियो हो गया तो इंटेंसिव, है ना। अब गौर समझना, ये जो एक क्वेश्चन है इसमें मैंने कम से कम 40-50 एग्जाम्पल लिखे हैं। कुछ ये है, अब बाकी टेबल एक ये है, एक ये है। इसमें से बहुत सारी हेडिंग आपको नहीं आती होंगी, उनको खाली छोड़ देना। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाओगे, है ना। जैसे देखो हीट कैपेसिटी, अब हीट कैपेसिटी के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव कैसे निकाले, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये सब हेडिंग मैं अभी अंदर पढ़ाऊंगा चल के इसी चैप्टर में। ये तो मैंने बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत सारी हेडिंग है, तो जो आपको आ जाए उनको टिक करते जाना, जो नहीं आई है वो सारी हेडिंग अभी थर्मोडाइनमिक्स में अंदर है। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब है। फिजिक्स वाली आप करते जाना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ml हो या 100 ml हो, सेम ही होता है ना, तो वो आप निपटा, ये सब पढ़ाई दिया है। अब जैसे इंट्रोपी है, इंट्रोपी अभी नहीं पढ़ाई है, तो आप पहले से आता तो ठीक है, नहीं आता तो परेशान होकर जबरदस्ती मत करना, क्योंकि पता चला एक नया उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट हमने जन्म दे दिया है, आगे दिक्कत है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, अब ऐसे वाले क्वेश्चन बताओ, एक बार जरा दूरबीन लगाएं अपनी, इंटेंसिव, हाँ सही है ना। सब लोग समझ पा रहे हो कि अकेले हम ही कर, भाई जनता सही चल रहा है। सही है, नहीं नहीं कर लो, नाराज अराज हो गए तो यहाँ तो कुछ भी मैनेज हो, यहाँ तो मैनेज हो जाएगा, वहां थोड़ी मैनेज होगा, है कि नहीं। आंसर बताओ, आंसर आंसर, है ना। ये कंसंट्रेशन है, ये डेंसिटी है, और ये टेम्परेचर है। पानी का इस समय टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में यदि कंफ्यूज हो, इस समय मान लो 16-17 डिग्री होगा। अब इसको मैं अलग अलग 3 में रख दूं तो 17 से कम थोड़ी हो जाएगा, 17 ही रहेगा, है कि नहीं। तो टेम्परेचर तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इंटेंसिव है। आप कह रहे हो तो और पूछ रहे थे, हाँ क्या हुआ, हाँ देखो, अच्छा आंसर बता रहे हो, अब मुझे पढ़ना पड़ता है, हाँ। अच्छा, पीएच, पीएच इंटेंसिव है भाई, पानी का पीएच 7 है, 1 लीटर पानी है तो भी 7 है, अब उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो तो भी 7 ही रहता है, तो आंसर क्या है, एक्सटेंसिव। ये बताओ, आप बताओ, बताइए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर,
है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, सही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव, गलत है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव, सही है। ऑल आर करंट, तो गलत है ना। तो ए और सी सही है ना। वो एक्चुअल में कोई जेई का क्वेश्चन होगा जो इसी पीपीटी में रह गया होगा, तो उसमें डबल डबल आते थे ना। ठीक है, कर लोगे। अब अगली हेडिंग, प्रोसेस एंड टाइप ऑफ प्रोसेस। अब देखो, नहीं नहीं, बस 2 मिनट का काम है, आप लिख लेना। देखो, आप जो है लिखते रहिएगा, जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं जिस टॉपिक से आते हैं। जैसे मैंने इंटेंसिव एक्सटेंसिव पे ध्यान दो, कम से कम 45 मिनट बोला, क्योंकि उसका क्वेश्चन आएगा तो आप फंस सकते हो। तो उस पर मैं एरिया बड़ा करके चल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करा दो जैसे बच्चा फंसे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो वहां पर आपको इन चीजों को देखना है। यही बस पढ़ाने का होता है कि क्या पढ़ाना है, किस चीज हेडिंग को कितनी देर पढ़ाना है, और बहुत हेडिंग है। ठीक है, तो आप छाप लीजिएगा, बस इसको बता देता हूं, गौर सुनो। प्रोसेस क्या होता है, देखो नाम पे मत जाइएगा। थर्मोडायनेमिक्स एक डराने का चैप्टर है। जैसे होता है ना कि सरकार लोग, गुंडे लोग एक डराने के लिए होते हैं, 2-4 लोगों को रखते हैं, तो उसी तरह से ये चैप्टर में इतनी हेडिंग है और नाम ऐसे डरावने टाइप के हैं जैसे बच्चों को डर लगे। प्रोसेस, हाँ, इंथैल्पी, एक्सटेंसिव, है सब फर्जी टाइप के, छोटे छोटे हैं मगर फर्जी टाइप के। गौर सुनना, प्रोसेस क्या होता है और फिर टाइप ऑफ प्रोसेस। देखो, प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, मतलब जो कुछ कर रहे हो वही प्रोसेस है। मैं बोल रहा हूं, प्रोसेस हो रहा है ना। आप उधर ताक रहे हो, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आप मतलब बोर्ड की ओर नहीं देख रहे हो, कुछ भी सोचने लगते हो तुम लोग यार। देखिए, तो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई चल रही है, प्रोसेस हो रहा है। खाना खा रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ होना। भैया शांति पकड़ो तभी पढ़ा पाऊंगा यार। मैंने आपको बता रखा है कि इमारत धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। जब से मैं आया हूं देखो, चमक अमक सब चली गई है। बीमार चल रहा हूं 15 दिन से। डेली दवाई खानी पड़ रही है। हाँ यार, ठीक नहीं हो पा रहा हूं। तो गौर सुनो, प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ होना। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अब मगर इसको साइंस की लैंग्वेज में अभी हम लोग को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में चल रहे हैं, देसी लैंग्वेज में, कि यार प्रोसेस, तो हमने कहा भाई कुछ भी कर रहे हो वो प्रोसेस है। पढ़ाई करना प्रोसेस है, बात करना प्रोसेस है, फोन करना प्रोसेस है, लड़ाई करना प्रोसेस है ना। कुछ भी कर रहे हो प्रोसेस है। हाँ, वो भी प्रोसेस है, वो भी एक प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम ये आई कि प्रोसेस हो रहा है, इसको साइंस की लैंग्वेज में बताओ। अब गौर सुनिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरी कोई प्रॉपर्टी जरूर चेंज हो रही होगी। जैसे एनर्जी कम ज्यादा हो रही होगी, आप देख रहे हो तो आपकी आंखों में दर्द हो रहा होगा, या आंखें कमजोर हो रही होंगी, या कुछ हो ही रहा होगा। और कुछ लोगों की आंखों में चमक बढ़ रही होगी। है कि नहीं? तो प्रोसेस है। हाँ, तो प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ होना। तो जब भी कुछ होता है, अब थोड़ा साइंस में वापस आने दो यार। जितना टफ चैप्टर उतना ही पता चला हो। तो देखो, तो प्रोसेस का मतलब कुछ होना। जब कुछ होगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंज जरूर आएगा। अरे प्रभु, अपनी दुनिया में मस्त प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस प्रोसेस। देखो, प्रोसेस तो हो रहा है मगर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही। क्यों भाई, इधर भी देख लो यार, तुम तो खो जाते हो। ये जो है ना, एक बार खोता है तो खो ही जाता है, भूल जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? भास्कर, लक्की भास्कर। चलिए, इधर ध्यान दीजिए। अब पढ़ाने पे वापस आ जाते हैं। अब बस मुझे 10 मिनट दे दो, 10 नहीं 4 मिनट भाई, 4 मिनट, है ना। फिर इसके बाद आप बातें करना, फिर मैं बस इस प्रोसेस और टाइप ऑफ प्रोसेस के बाद नहीं पढ़ाऊंगा।
दोनों को मिला के 5-7 मिनट का काम है। तो प्रोसेस का मतलब कुछ होना। अब कुछ होगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंज जरूर आएगा। आप ना मानो तो अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। भाई आप पढ़ते हो थक जाते हो, दौड़ते हो तो थक जाते हो, मतलब एनर्जी में चेंज आता ही आता है ना। तो अब इसको साइंस में लपेटते हैं। अब साइंस में इसको कैसे लिखोगे? तो साइंस में देखो क्या लिखा जाता है, इट इज एन ऑपरेशन। अब देखते हो साइंस है, बवाली काम है। अब देखो उन्होंने कैसे लिखा, इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम। अब इसको पढ़ के मुझे खुद डर लगने लगता है कि यार, इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम undergoes a change from one state to another state is called process। अब इसको लगा कि कुछ बड़ा चीज पड़ा है ना। अब इसको मैं समझाता हूं, कुछ हो रहा है, प्रोसेस है। अब वह स्टेट का मतलब क्या होता है जरा समझो। जैसे इस समय आपने मेरी प्रॉपर्टी लिखी, सर का वेट 32 किलो है, लंबाई जो है 5.9 है, ठीक है, एनर्जी 100 जूल है, ठीक है, और 2 करोड़ इनके बाल है। हाँ अच्छा अच्छा मैंने तो बाल बोले 2 करोड़। चलो 20, देखो भाई 20 करोड़ होंगे तो मैं पढ़ाना लाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना बहुत मेहनत के काम है। इधर आओ तो देखो ये प्रॉपर्टी है, ठीक। अब मैंने क्या किया, 5 मिनट पढ़ाया तो मास में चेंज आया नहीं, ठीक है, हाइट में चेंज आया नहीं, एनर्जी जो हमारी 100 जूल थी वो 95 जूल रह गई, तो कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो पहली वाली प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी उसको बोलते हैं स्टेट। अब नई स्टेट आई तो कोई प्रोसेस होगा तो हमेशा नई स्टेट जरूर आएगी, क्यों? क्योंकि आपने कहा कुछ होगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो किसी एक प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है तो उसको वो नई स्टेट बोलते हैं। नया कलेक्शन आया डाटा का ना, तो उसको नई स्टेट बोलते हैं। तो वो साइंस में कैसे बोल रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के ऑपरेशन को प्रोसेस कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक स्टेट से, एक स्टेट का मतलब किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी होगी। भाई गैस है, 2 मोल गैस है, टेम्परेचर 20 डिग्री है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। हाँ, अब इस पर कुछ हुआ तो टेम्परेचर मान लो 21 हो गया, तो ये नई स्टेट आ गई। मास वही है, सब कुछ वही है, प्रेशर वही है, मगर टेम्परेचर 21 आ गया, तो उन्होंने कहा नई स्टेट आ गई। अब बस ये नई स्टेट में जाना ही प्रोसेस है। तो साइंस में ऐसे बोलते हैं। तो हम सिंपल फॉर्म में कैसे लेंगे, प्रोसेस का मतलब कुछ होना। अब कुछ होगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, ये उसी को कहा जाता है स्टेट। कि भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, क्यों? क्योंकि कुछ होगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंज आना ही आना है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि यह एक ऑपरेशन है जिसमें क्या होगा, जो सिस्टम होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, मतलब सिस्टम की कोई एक प्रॉपर्टी जरूर चेंज होगी। नई स्टेट का मतलब होता है मिनिमम एक प्रॉपर्टी में चेंज, वो कुछ भी हो सकती है। तो प्रोसेस का मतलब कुछ होना, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अब टाइप ऑफ प्रोसेस पे आते हैं, गौर समझना। अब जब कुछ हो रहा है तो कैसे कैसे हो रहा है। जैसे ये क्लास चली, मेरी एनर्जी कम हो गई, मगर पूरी क्लास के समय मेरे ऊपर प्रेशर सेम लगता रहा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जब क्लास शुरू हुई तभी भी 1 लग रहा है, अभी भी 1 लग रहा है। तो पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहा, है ना। तो ऐसा भी कोई प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा भी कोई प्रोसेस होगा जिसमें एनर्जी का लेन देन ही नहीं होगा। जैसे इसमें पानी भर दिया, 10 मिनट का टाइमर लगा दिया, प्रोसेस हो गया, मगर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो अब टाइप ऑफ प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रोसेस करते समय क्या कांस्टेंट है उसके बेसिस पे प्रोसेस का नाम रख देते हैं। अब नॉमेनक्लेचर करने की बात है, कुछ होना प्रोसेस है तो ये एक जनरल टर्म हो गया, है ना, कि हाँ भाई कुछ हो रहा है तो हम उसका नाम प्रोसेस रखेंगे। अब कुछ होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, कुछ होते समय प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में वो कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ होते समय वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कुछ होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब हमने क्या किया, इस तरह से कर दिया। एडियाबैटिक बाद में स्लाइड का
पढ़ानी तो सारी स्लाइड है मगर थोड़ा सा, हाँ, आइसोथर्मल, ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स कोर्स इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कुछ होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T इक्वल टू कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट का मतलब वैल्यू फिक्स है, तो dt और डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगी। अब कुछ होते समय यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, तो P इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा P या dP 0। अब कुछ होते समय यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो डेल्टा V बोलो या dV बोलो 0। अब जरा देखिए यहां से आप समझना, कुछ होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखना, अब आप समझ जाओगे, मैं लिखूंगा, अब आप नहीं डरोगे, नहीं तो पहले डर जाते थे कि ये क्या बवाल है, क्योंकि दोनों सेम बात है, दोनों चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे डीक्यू लिखो या क्यू लिखो, बात सेम है। मगर वॉल्यूम में ऐसा नहीं है कि दोनों चेंज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सिस्टम हूं, मेरा वॉल्यूम है मेरा वॉल्यूम अभी भी है। अब मेरा हाथ हटा दो, नया वॉल्यूम आया है, फिर भी कोई सीरियस मत ले लेना, भास्कर सीरियस भी ले सकता है, इकलौता हाथ है। अरे एक टाइप का एक ही हाथ है ना यार, दो है मगर ये हाथ और ये हाथ अलग हाथ है ना। आइसोमेरिज्म में पढ़ा भी आपने। तो देखो कहां चला गया, वापस आ जाए। ये जो मैंने लिखा समझ पाए ना, तो ये देखो यहां में मैंने क्यू भी 0 किया, डी क्यू भी 0 किया, क्योंकि दोनों सेम बात है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो इसका मतलब क्यू दो जगह 0 है, या तो इंसुलेटर वॉल हो या प्रोसेस एडियाबैटिक हो। जैसे ही दोनों नाम कहीं दिखे, वॉल इंसुलेटर है क्यू इक्वल टू 0 मार दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस है क्यू इक्वल टू 0 मार दिया, है ना। अब साइक्लिक प्रोसेस, ये वाली चीज अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसको लिखी है मगर ना बताऊंगा कैसे लिखी है, ठीक है, क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी पढ़ाऊंगा तब डिस्कस होगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या है ये बताता हूं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस जिस जगह से स्टार्ट हुआ है वापस उसी स्टेट पे आ जाए। मतलब आप ए से चले, बी पे पहुंचे, बी से सी पे पहुंचे, सी से डी पे पहुंचे और फिर डी से ए पे आ गए, तो साइक्लिक हो गया। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। भाई साइक्लिक का मतलब क्या, आप साइंस की लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो प्रोसेस का नाम होता है साइक्लिक प्रोसेस। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है, डज नॉट चेंज, कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जब स्टेट नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, गौर सुनना। मेरी मास 72 किलो, हाइट 5.9, एनर्जी 100 जूल। अब मैंने 10 मिनट पढ़ाया, 95 हो गई। फिर मैंने क्या किया, एक केला खा लिया, फिर से 100 हो गई। अब प्रोसेस साइक्लिक हो गया, सारी वैल्यू वही वाली आ गई जो इनिशियल थी, मगर प्रोसेस तो हुआ है, पढ़ा दिया ये 5 मिनट, केला खा लिया है, 2 प्रोसेस हुए, एक पढ़ाना एक केला खाना, है कि नहीं। मगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो गई है, तो ये प्रोसेस साइक्लिक हो गया। क्यों, सारा डाटा सेम हो गया। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। स्टेट का मतलब वो डाटा प्रॉपर्टी का, है ना। तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, तो इस प्रोसेस का नाम साइक्लिक रख दिया। तो यदि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो प्रोसेस साइक्लिक है, इसका मतलब ये हुआ।
तो साइक्लिक प्रोसेस ये होता है। देखो हम लोगों ने क्या कहा, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस होते समय क्या कांस्टेंट है उसके बेसिस पे प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं। यदि पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल, पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक, पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिक, पूरे प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है एडियाबैटिक, और इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो साइक्लिक प्रोसेस। इतना हो गया। अब हम लोग नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। ठीक है, तो कितनी हेडिंग हुई, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोसेस, ये सब। तो ये आप कल रिवाइज करके आइएगा। अब आप आराम से छाप सकते हो, जहां से मनो वहां से छाप लो। और ये क्वेश्चन करके आइएगा, ये वाले। क्या बेटा, हीट और वर्क इंटेंसिव और एक्सटेंसिव नहीं है। हाँ हाँ, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टी में नहीं आते। हाँ हाँ,